दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2014 की एक हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है इट फॉलोज। कहानी की शुरुआत एक शांत उपनगरीय कॉलोनी से होती है। एक लड़की अचानक अपने घर से घबराई हुई बाहर निकलती है और सड़क की ओर दौड़ पड़ती है। उसके पीछे दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं देता। कुछ दूरी पर फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तभी उसके पिता घर से बाहर आते हैं और लड़की कहती है कि वह ठीक है। फिर घर की ओर दौड़ती है, लेकिन तुरंत ही दोबारा बाहर निकलती है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। वह सीधे समुद्र तट पर पहुंचती है। उसके पिता का फोन आता है और वह फोन उठाकर कहती है कि वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती है, मानो विदा ले रही हो। वह कभी कभी उनके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए क्षमा मांगती है और दूर खड़ी अपनी गाड़ी की ओर देखती रहती है। अगली सुबह वही लड़की समुद्र तट पर मृत अवस्था में पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी लड़की अपने घर के पूल को तैयार करती हुई दिखाई देती है। जे पूल में आराम कर रही होती है और आंगन में इधर उधर देखती रहती है। तभी उसकी बहन केली वहां आती है और उसका अभिवादन करती है। केली जे को बताती है कि उनके दोस्त घर पर फिल्म देखने आए हुए हैं। जे कहती है कि वह नहीं आ सकती क्योंकि उसकी किसी पसंदीदा लड़के के साथ मुलाकात है। जब जे घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बहन और दोस्त पहले से ही एक पुरानी शैली की फिल्म देख रहे हैं। जे यारा से पूछती है कि वह क्या पढ़ रही है। यारा बताती है कि वह द इडियट पढ़ रही है और मजाक में कहती है कि यह किताब पॉल पर पूरी तरह फिट बैठती है। थोड़ी देर बाद जे अपनी मुलाकात के लिए तैयार होती है। वह जूते पहनती है, होंठों पर लिपस्टिक लगाती है और आईने में खुद को ध्यान से देखती है। जे और उसका साथी सिनेमा हॉल के बाहर टिकट की पंक्ति में खड़े होते हैं। वहां वे एक कल्पनात्मक खेल खेलते हैं जिसमें लड़के को आसपास मौजूद लोगों में से किसी एक को चुनना होता है। जे को पीठ घुमाकर अनुमान लगाना होता है कि वह कौन सा व्यक्ति है। सिनेमा हॉल के अंदर जाकर जे कहती है कि शायद वह कोई लड़का है जो किसी लड़की से बात कर रहा है। ह्यू उसे बताता है कि उसने एक छोटे बच्चे को चुना है क्योंकि उसे यह सोचकर अजीब लगता है कि उस बच्चे के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। दोनों बच्चों की आजादी और बड़ों की जिम्मेदारियों पर मजाक करते हैं। फिल्म के दौरान जे कहती है कि अब उसकी बारी है किसी को चुनने की। ह्यू अनुमान लगाकर अपनी पहली पसंद की ओर इशारा करता है, लेकिन जे को वहां कोई दिखाई नहीं देता। जे सोचती है कि ह्यू मजाक कर रहा है, लेकिन ह्यू अचानक घबरा जाता है और उससे कहता है कि तुरंत गाड़ी की ओर चलो। जे को कुछ समझ नहीं आता। ह्यू कहता है कि उसकी तबीयत अचानक खराब लग रही है और वह बाहर जाना चाहता है। बाद में दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी एक अजनबी व्यक्ति धीरे धीरे उनकी खिड़की की ओर आता हुआ दिखाई देता है। अगले दिन केली और जे टहलने जाती हैं ताकि केली सिगरेट पी सके। केली कहती है कि माँ को सब पता है, लेकिन वह नहीं चाहती कि माँ उसे इस हालत में देखें। जे अपनी बहन को अपनी मुलाकात के बारे में बताती है और ह्यू के अजीब व्यवहार का जिक्र करती है। और जैसे ही वे घर के पास पहुंचती हैं, उनका पड़ोसी ग्रेग अपनी गाड़ी धोता हुआ दिखाई देता है। जे दोबारा ह्यू के साथ मुलाकात पर जाती है। दोनों समुद्र तट पर एक दूसरे को चूमते हैं और फिर गाड़ी के अंदर संबंध बनाते हैं। इसके बाद ह्यू गाड़ी से उतरकर डिक्की से कुछ लेने जाता है, जबकि जे अपने सपनों और कल्पनाओं के बारे में बात कर रही होती है। ह्यू वापस आकर क्लोरोफॉर्म की मदद से जे को बेहोश कर देता है। जब जे को होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। ह्यू हाथ में टॉर्च लिए उसके आसपास घूम रहा होता है। जैसे ही ह्यू देखता है कि जे को होश आ गया है, वह माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जे पूरी तरह घबरा जाती है। ह्यू कहता है कि जो वह बताने जा रहा है उस पर विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे याद रखना जरूरी है। ह्यू बताता है कि उसने एक चीज उसे सौंप दी है जो उसे भी किसी और से मिली थी और अब वही चीज जे का पीछा करेगी। वह किसी जान पहचान वाले या किसी अजनबी का रूप ले सकती है सिर्फ उसके पास आने के लिए, और वह केवल एक ही है। जे मदद के लिए चीखती है, लेकिन ह्यू उस डरावनी चीज के बारे में बोलता रहता है जो लगातार उसका पीछा करती रही है। अचानक ह्यू उसे देख लेता है और जे को रोशनी की ओर घुमाता है। तभी एक नग्न लड़की वहां दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही होती है। ह्यू जे को बताता है कि वह इस चीज से तभी बच सकती है जब वह किसी और के साथ संबंध बनाकर इसे आगे बढ़ा दे, क्योंकि अगर यह जे को मार देती है तो यह फिर से ह्यू के पीछे आ जाएगी। जे को कुछ भी समझ नहीं आता और वह लड़की लगातार उसकी ओर बढ़ती रहती है। जे घबरा जाती है। ह्यू उसे वहां से ले जाता है और चेतावनी देता है कि कभी भी ऐसी जगह मत जाना जहां केवल एक ही रास्ता हो, क्योंकि वह चीज धीमी जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं। दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उसी समय केली, पॉल और यारा बरामदे में ताश खेल रहे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। केली बताती है कि उसकी बहन किसी नए लड़के के साथ मुलाकात पर गई है और कोई भी इस बात से हैरान नहीं होता। तभी ह्यू गाड़ी लेकर आता है और अचानक रुकता है। वह जे को गाड़ी से उतारकर सड़क पर छोड़ देता है और जाते जाते चेतावनी देता है कि उस चीज को उसे छूने मत देना। इसके बाद वह गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है।
जे लड़खड़ाती हुई घर की ओर बढ़ती है और उसकी हालत देखकर बाकी लोग दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। ग्रेग बाहर से आती एम्बुलेंस की आवाज सुनता है और खिड़की से बाहर झांकता है। जे एक पुलिस अधिकारी से बात कर रही होती है, जो उससे पूछता है कि क्या सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था, और जे जवाब देती है कि हाँ। वह अधिकारी को बताती है कि उसने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था और न ही वह कभी ह्यू के घर गई थी, हालांकि उसे पता था कि उसका घर कहाँ है। बाद में जे अस्पताल में होती है, जबकि पुलिस उस जगह की जांच कर रही होती है जहां यह सब हुआ था। अगले दिन जे की मां ग्रेग की मां से बात करती है और बताती है कि जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी वह यह थी कि ह्यू ने जे से क्या कहा था। जे बाथरूम में खुद को आईने में देख रही होती है, तभी अचानक कोई उसकी खिड़की पर गेंद फेंकता है, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पड़ोस का एक छोटा लड़का उसकी खिड़की के नीचे छिपा हुआ हंस रहा था। बाद में जे स्कूल में होती है और एक लेक्चर सुन रही होती है, तभी उसे बाहर कुछ अजीब दिखाई देता है। एक बूढ़ी औरत नाइट गाउन पहने खिड़की की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन कोई और उसे नोटिस नहीं करता। ग्रेग देख लेता है कि जे परेशान है जब वह क्लासरूम से बाहर निकलती है। जे स्कूल के गलियारे से गुजरती है और देखती है कि वही बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। वह उसे हेलो कहती है, लेकिन पीछे खड़ी एक दूसरी लड़की उसे जवाब देती है। जे घबराकर स्कूल से बाहर भागती है और गाड़ी चलाकर एक डाइनर पहुंचती है जहां केली और पॉल काम करते हैं। जे उन्हें उस बूढ़ी औरत के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि ह्यू ने उससे कहा था कि कोई चीज उसका पीछा करेगी। पॉल उससे पूछता है कि आखिर वह चीज क्या है जो उसका पीछा कर रही है, लेकिन जे को खुद नहीं पता। केली कहती है कि जे को स्कूल में जो हुआ उसके बारे में माँ को बता देना चाहिए। पॉल सुझाव देता है कि वह उस रात उनके घर रुक जाए ताकि जे सुरक्षित रह सके। यह बात केली को पसंद नहीं आती, लेकिन जे को लगता है कि इससे मदद मिल सकती है। रात में लड़कियां सोने की तैयारी करती हैं और यारा भी उनके साथ होती है। पॉल लिविंग रूम में बैठकर पुरानी साइंस फिक्शन फिल्में देख रहा होता है। यारा केली के कमरे में सो जाती है और उनकी माँ अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। जे को नींद नहीं आती, इसलिए वह नीचे आती है। पॉल उसे अपने पास सोफे पर सोने के लिए कहता है और बताता है कि उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन के बाद से वे ऐसे साथ नहीं रहे। दोनों अपने बचपन की बेवकूफियों को याद करने लगते हैं। अचानक रसोई की खिड़की टूट जाती है और पॉल उठकर देखने जाता है। वह वापस आकर कहता है कि बाहर कोई नहीं है और फिर पुलिस को फोन करने चला जाता है। जे खुद देखने के लिए रसोई की ओर जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे एक अधनंगी औरत अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। जे चीख पड़ती है और अपने कमरे में भागकर खुद को अंदर से बंद कर लेती है। केली और पॉल दरवाजा खटखटाते हैं और जे उन्हें बताती है कि उसने उस चीज को घर के अंदर देखा है। वे उससे दरवाजा खोलने की गुहार लगाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा होता। दोनों अंदर आते हैं और जे बुरी तरह घबरा जाती है, यह पूछते हुए कि क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है। केली उसे समझाती है कि वह ठीक है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और वे समझते हैं कि शायद माँ होगी। पॉल झाड़ू उठाता है और वे दरवाजा खोलने जाते हैं। तभी यारा बताती है कि वह ही है। वे यारा से कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन तभी यारा के पीछे एक आदमी दिखाई देता है और कमरे में घुस आता है। इसी बीच जे बालकनी से भाग निकलती है। बाहर ग्रेग अपनी ड्राइववे में एक लड़की के साथ खड़ा होता है और वह जे को साइकिल पर भागते हुए देख लेता है। पॉल भी उसके पीछे बाहर निकलता है। जे एक खेल के मैदान में पहुंचती है और झूले पर बैठकर इंतजार करने लगती है कि वह चीज वहां भी उसका पीछा करेगी। झूलते हुए वह दूर कुछ देखती है और समझ जाती है कि वह उसकी बहन और दोस्त हैं। वे दौड़कर एक दूसरे के पास आते हैं और बीच में मिलते हैं। तीनों उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और सब डरे हुए होते हैं। जे केली से गिड़गिड़ाकर कहती है कि वह माँ को कुछ न बताए। तभी ग्रेग खेल के मैदान में पहुंचता है और जे बाकी लोगों से पूछती है कि क्या उन्हें भी वह दिखाई दे रहा है। राहत की बात यह होती है कि सब उसे देख पा रहे होते हैं। ग्रेग पूछता है कि क्या सब ठीक है और वे बताते हैं कि घर में कोई घुस आया था, लेकिन वे पुलिस को बुलाना नहीं चाहते। जे वापस घर नहीं जाना चाहती, वह ह्यू को ढूंढना चाहती है। ग्रेग उससे पूछता है कि ह्यू ने उसके साथ क्या किया, लेकिन जब जे जवाब नहीं देती तो वह मुड़कर कहता है कि वह गाड़ी लेकर आता है। पांचों शहर की सड़कों पर लगातार घूमते रहते हैं बिना रुके और जर्जर होती इमारतों और सड़कों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि वह रहस्यमयी ताकत धीरे धीरे जे के और करीब आती जाती है। आखिरकार वे एक उजड़े हुए घर पर पहुंचते हैं, जिसके बारे में ह्यू ने जे को बताया था कि वह उसका घर है। वे अंदर जाकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि ह्यू कहाँ मिल सकता है। घर पूरी तरह बर्बाद हालत में होता है और हर कोना गंदगी से भरा होता है। पॉल अटारी में एक बिस्तर ढूंढता है और गंदी मैगजीनें पलटने लगता है। तभी जे कमरे में आती है और खिड़की से बाहर देखती है। उसे बाहर कोई दिखाई देता है,
और वह डर जाती है। लेकिन तभी पॉल उसे बुलाता है और ह्यू की एक तस्वीर दिखाता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वे तस्वीर में लड़की की स्कूल जैकेट पर बने निशान को पहचानते हैं और समझ जाते हैं कि ह्यू को ढूंढने के लिए उन्हें अगला कदम स्कूल में ही उठाना होगा। इसके बाद जे और ग्रेग जानकारी जुटाने के लिए स्कूल में प्रवेश करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ह्यू असल में कौन है और फिर वे सब वापस गाड़ी के पास आते हैं जहां बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उसका असली नाम जेफ होता है। केली पूछती है कि क्या उन्हें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन जे कहती है कि वह पहले उसका सामना करना चाहती है, इसीलिए ग्रेग उन्हें जेफ के घर ले जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जे दरवाजा खटखटाती है और उसकी माँ दरवाजा खोलती है। वह बताती है कि जेफ घर पर ही है और सबको अंदर बुला लेती है। बाद में वे उसके पिछवाड़े में बैठे होते हैं जहाँ जेफ समझाता है कि वह अब भी उस चीज को देख सकता है क्योंकि वह अब तक उससे पूरी तरह जुड़ी हुई है। अगर या जब वह चीज जे को मार देगी तो वह फिर से जेफ के पीछे आएगी। जेफ को उम्मीद थी कि जे अब तक उसे किसी और को सौंप चुकी होगी। वह जे से कहता है कि उसे कहीं बहुत दूर भाग जाना चाहिए और क्योंकि वह चीज बहुत धीमी है वह कुछ समय खरीद सकती है ताकि सोच सके कि क्या वह उसे किसी और को आगे देना चाहती है या नहीं। उसी रात वे सब उत्तर दिशा की ओर गाड़ी चलाकर निकल जाते हैं। केली और ग्रेग ही ऐसे होते हैं जो नहीं सो रहे होते। केली उससे पूछती है कि क्या उसकी माँ डर जाएगी कि वह चला गया है, लेकिन ग्रेग कहता है कि उसे पता भी नहीं चलेगा। ग्रेग बताता है कि वह उन्हें उस जगह ले जा रहा है जहाँ उसका पिता उसे शिकार पर ले जाया करता था। जे जाग जाती है और केली उससे पूछती है कि क्या उसने जेफ की कही बातों के बारे में कुछ सोचा है। अगले दिन बच्चे समुद्र किनारे बने एक घर पर पहुँचते हैं और वहीं रहने लगते हैं। जे खिड़कियों पर डिब्बे टांग देती है ताकि अगर कोई अंदर आए तो आवाज सुन सके। अगली सुबह ग्रेग शेड में जाता है और अपने पिता की बंदूक ढूंढ निकालता है। वह जे को बंदूक चलाना सिखाता है। बाद में वे सब समुद्र तट पर बैठे होते हैं। ग्रेग पेशाब करने चला जाता है और तभी कोई उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। यारा पानी में होती है लेकिन फिर भी उसे समुद्र तट से उनकी ओर आते हुए देखा जाता है। कोई भी उसे तब तक नहीं देखता जब तक वह जे के बाल खींचती नहीं है। जे मदद के लिए चिल्लाती है और पॉल कुर्सी से उस चीज पर वार करता है। सब लोग शेड की ओर भागते हैं और वह चीज लगातार उनका पीछा करती रहती है। पॉल को उससे चोट लग जाती है। जे बंदूक उठाती है और उस पर गोली चलाती है। गोली उसे लगती भी है लेकिन वह फिर से उठ खड़ी होती है, इसलिए जे दरवाजा बंद कर देती है। वह चीज दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और उसका एक हिस्सा तोड़ देती है। ग्रेग दरवाजे के पास आकर कहता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन जे कहती है कि वहाँ कुछ है। ग्रेग वहाँ से भाग जाता है तो जे ये देखने बाहर जाती है कि वह ठीक है या नहीं। तभी वह चीज दरवाजे पर एक लड़के के रूप में दिखाई देती है। जे शेड से बाहर भागती है और वह चीज एक लड़की का रूप लेकर उसका पीछा करने लगती है। जे गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाती है और बाकी लोगों को वहीं छोड़ देती है। अचानक एक ट्रक उसके सामने आ जाता है और उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जे अस्पताल में होश में आती है और देखती है कि उसकी माँ और उसके दोस्त उसके कमरे में सो रहे हैं। उसकी बांह टूट चुकी होती है और सिर में भी चोट लगी होती है। वह गलियारे में किसी की आहट सुनती है और डर जाती है कि कहीं वह चीज ना हो। तभी एक नर्स उसके कमरे के पास से गुजरती है और रुकती नहीं। ग्रेग जाग जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उस रात ग्रेग अस्पताल में ही उसके साथ रुकता है और दोनों साथ सोते हैं, जिससे वह चीज ग्रेग को मिल जाती है। कुछ समय बाद ग्रेग को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि उसने वह चीज उसे सौंप दी है। पॉल ग्रेग से जलन महसूस करता है जब वह अस्पताल के कमरे में जे और ग्रेग को साथ बातें करते हुए देखता है। ग्रेग जे से कहता है कि उसने अब तक उस चीज को नहीं देखा है। जे उससे पूछती है कि क्या वह उसकी बातों पर भरोसा करता है और ग्रेग कहता है कि वह करता है, बस अभी वह चीज उसका पीछा नहीं कर रही। कुछ दिन बाद जे अपने जमीन के ऊपर बने पूल में होती है और उसे महसूस होता है कि वहाँ कुछ मौजूद है। ग्रेग उसके घर आता है और दरवाजे पर उसकी बहन और दोस्त मिलते हैं। वह जे से मिलने के लिए अंदर जाने को कहता है, लेकिन केली बताती है कि जे अपने कमरे का दरवाजा तक नहीं खोल रही है। वे ग्रेग से पूछते हैं कि क्या उसने कुछ देखा है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि वह अब भी उस पर विश्वास नहीं करता तो वे उससे पूछते हैं कि उसके हिसाब से उस दिन समुद्र तट पर क्या हुआ था। ग्रेग बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। एक रात जे अपने कमरे से ग्रेग के घर की निगरानी कर रही होती है। अचानक वह उसे पजामा पहने सड़क पर चलता हुआ देखती है। वह अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं खुलता तो वह खिड़की तोड़ देता है। जैसे ही वह चीज टूटी हुई खिड़की से उसके घर में घुसती है, जो उसे आवाज देती है। वह दौड़कर उसके घर पहुंचती है और उसी खिड़की से अंदर घुसती है। जे दरवाजे पर दस्तक सुनती है, ऊपर सीढ़ियां चढ़ती है और वहां ग्रेग की माँ को देखती है। वह चिल्लाकर उसे दरवाजा न खोलने को कहती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वह चीज उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। जे गाड़ी में बैठकर वहां से भागती है और वह चीज ग्रेग का रूप लेकर उसका पीछा करती है। वह जंगल की ओर जाकर छिप जाती है और गाड़ी में ही सो जाती है। पॉल उससे पूछता है कि उसने ग्रेग को ही क्यों चुना, जिस पर वह जवाब देती है कि उसे लगा था कि ग्रेग ठीक रहेगा क्योंकि वह डरता नहीं था।
पॉल उसकी मदद करना चाहता है और उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुंह फेर लेती है। तभी पॉल के दिमाग में एक योजना आती है कि वे उस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हैं। चारों दोस्त गाड़ी में बैठते हैं और उस स्विमिंग पूल की ओर निकलते हैं जहां वे बचपन में जाया करते थे। जैसे ही वे ड्राइववे से निकलते हैं, लड़की को अपने घर की छत पर वह चीज दिखाई देती है। सभी बच्चे शहर के उस पुल पर पहुंचते हैं और दीवार फांदकर अंदर घुस जाते हैं। वे अंदर जाकर पानी के पास पहुंचते हैं। पॉल उससे पूछता है कि उस चीज को यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा। वह अंदाजा लगाती है कि शायद कई घंटे लग सकते हैं। बच्चे अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं और पुल के पास अलग अलग इलेक्ट्रिक उपकरण रख देते हैं ताकि उस चीज को बिजली से खत्म किया जा सके। वह रेंगते हुए पुल के पास जाती है और देखती है कि पानी खून से लाल हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं होती। उसी रात लड़की और पॉल साथ सोते हैं। पॉल उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ अलग महसूस हो रहा है। वह कहती है कि नहीं, और वही सवाल उससे भी पूछती है। पॉल भी कहता है कि उसे भी कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा। पॉल के जाने के बाद लड़की अपनी माँ के साथ रहती है और यह सामने आता है कि वह चीज पुल पर उसके पिता का रूप लेकर दिखाई दी थी। अगली सुबह पॉल को कुछ वेश्याओं के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाया जाता है। कुछ समय बाद लड़की और पॉल यारा के अस्पताल वाले कमरे में दिखाई देते हैं। यारा उन्हें मौत के बारे में पढ़कर सुनाती है। लड़की और पॉल हाथों में हाथ डालकर घर की ओर चलते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो।